हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र निकालेंगे। काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी वो चीज मैं पूरा क्लियर करूंगा बच्चों। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो यहां पर समझना है कि भाई उत्तल पृष्ठ कैसे हम पहचानेंगे सर, यह अवतल पृष्ठ कैसे पहचानेंगे। तो जैसा कि डायग्राम आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो आपका पृष्ठ यदि उभरा हुआ है, जिधर से प्रकाश किरणें प्रवेश कर रही है, जैसे हम यहाँ पर एक बिंदु वस्तु रखे हैं, यहाँ से प्रकाश किरणें अंदर की ओर जा रही है, वायु इधर है, इधर म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम है। तो जिधर से प्रकाश किरणें जा रही होती है उधर यदि पृष्ठ उभरा हुआ है तो वो कहलाता है उत्तल पृष्ठ, और यदि जिधर से प्रकाश किरणें जा रही है उधर का पृष्ठ यदि दबा हुआ है तो वो कहलाता है अवतल पृष्ठ। तो ये जो हम आज पृष्ठ लेकर चल रहे हैं, ये उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का हम यहाँ पर सूत्र निकालेंगे, अपवर्तन सूत्र निकालेंगे। तो इसका जो पृष्ठ है उभरा हुआ है, ठीक है बच्चों। इसमें दो माध्यम है। यहाँ पे जो आपका उत्तल पृष्ठ है, इसके बाहर वायु है जिसे विरल माध्यम लेकर चलते हैं। इसके अंदर जो आपका सघन माध्यम है, म्यू अपवर्तनांक का एक सघन माध्यम है। दो माध्यम है क्योंकि अपवर्तन हमेशा दो माध्यम में ही संभव हो सकता है। यदि दो माध्यम नहीं है तो वहां पर अपवर्तन नहीं होगा। अब प्रकाश किरणें वायु से चलती है सघन माध्यम में, विरल से सघन माध्यम में, तो अपवर्तन का सिद्धांत आपने पढ़ा है, अपवर्तन पढ़ा है। अपवर्तन किसे कहते हैं बच्चों? जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और यदि वो विरल से सघन में जाए तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसा कि यहाँ पर एक बिंदु वस्तु O है, यहाँ से प्रकाश किरणें यदि जा रही है OA, तो प्यारे बच्चों OA से आगे सीधे ना जा करके इधर झुक गई है क्योंकि ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। पृष्ठ का अभिलंबवत यहाँ पर एक रेखा खींचा जो अभिलंब है, जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाता है या वक्रता केंद्र को टच करता है, छूता है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। कोई भी प्रकाश किरण यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, कहां से बच्चों? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो अभिलंब की ओर झुकती ही झुकती है। ये डायग्राम में आप थोड़ा समझेंगे। अब यहाँ पे जो उत्तल पृष्ठ बच्चों, यहाँ पर देखो S है, ये P है, ये S डैश है। मतलब हमारे पास एक उत्तल पृष्ठ है। वो कौन सा पृष्ठ है? S P और S डैश। हमारे पास एक उत्तल पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है? S P S डैश एक उत्तल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। ये चीज तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि S P S डैश एक उत्तल पृष्ठ है, ठीक है, जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है, ठीक है। आगे देखिए, इस पृष्ठ के बाईं ओर एक माध्यम है जो कि वायु है, विरल माध्यम है, और इस पृष्ठ के दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम रखा हुआ या कोई माध्यम स्थित है, ठीक है। इतना क्लियर है। आप 2-3 लाइन आसानी से माना लिख लेंगे। सभी बच्चों को दिक्कत होती है कि सर माना हमको रटना पड़ता है, माना ही तो हमको समझ में नहीं आता, जबकि बहुत ही सिंपल है। हमने कहा एक पृष्ठ बना लो बच्चों, या एक पृष्ठ बना लो, ठीक है। ये पृष्ठ हो गया। पृष्ठ वो कौन सा? उत्तल है, S P S डैश है। इसके बाएं ओर वायु या विरल माध्यम है, दाईं ओर सघन माध्यम है। इस पृष्ठ का ध्रुव P है और यहाँ पर C जो है वक्रता केंद्र है। अब कुछ बच्चे कमेंट हमेशा करते हैं कि सर ये डायग्राम कैसे बना देते हैं, डायग्राम ही बनाते हमसे नहीं आता, जबकि बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखो, मैंने कहा इस प्रकार से आपका एक पृष्ठ हो गया, देखो सिंपल पृष्ठ हो गया। इसका ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु रखा है, यहां से जाता है, इस बिंदु पर टकराता है। इसका ये अभिलंब है, क्या अभिलंब? तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर I इसका प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर बिंदु है, वक्रता केंद्र से, यहाँ पे ध्रुव है। हमने कहा S P S डैश एक उत्तल पृष्ठ है। यहाँ पर एक बिंदु A ले लो। यदि हम वस्तु की दूरी हमेशा U से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा V से दर्शाते हैं। बस ये तो डायग्राम है। कितना सिंपल डायग्राम है यार। मैंने कहा माना S P S डैश एक उत्तल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाईं ओर वायु या विरल माध्यम है, यहाँ म्यू अपवर्तनांक का माध्यम है, क्या? म्यू अपवर्तनांक का सघन माध्यम है, और यही डायग्राम आपको दिख रहा है। यहाँ पे जो मैं कहता हूँ ये कोण अल्फा है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कोण बीटा है, यहाँ पे ये गामा है।
अपने से हमने कोण माना है। यदि आपतन कोण की बात कहो तो आई है, अपवर्तन कोण की बात करो तो आर है। ये चीज सब जरूरत पड़ता है बच्चों, फिर दिक्कत होती है। ये आपतन कोण हो गया, ये आपका अपवर्तन कोण हो गया। तो एक एक डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए, एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट, सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि वास्तविक रूप से किस प्रकार की घटनाएं होती है। तो माना कंप्लीट हो गया बच्चों। अब यहां पर देखो, मैं आपसे कह दूं कि इस जो आपका उत्तल पृष्ठ है, इसके मुख्य अक्ष पर वस्तु कहां पर रखा है? बिंदु वस्तु O पर रखा है, यानी बिंदु वस्तु ही O। अब इस वस्तु से प्रकाश किरणें चलेंगी। एक प्रकाश किरण तो सीधा इधर मुख्य अक्ष के सम्मुख या मुख्य अक्ष के समांतर जाती है P से होकर, और C से होकर आगे की ओर चल जाती है। मतलब O से चलने वाली एक किरण वक्रता केंद्र C के दिशा में चलती है। दूसरी प्रकाश किरण O से चलती है, A पर टकराती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है, AI दिशा में जाती है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो आपतन कोण है ये I और अपवर्तन कोण है R। अपवर्तन कोण क्यों कहेंगे? क्योंकि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। तो हम यदि कह दें आपतन कोण तो O A, इधर आप कोई बिंदु दे दो, जैसे मैं यहां पर दे देता हूं N। कौन सा बिंदु? N। तो हमारा जो आपतन कोण है O A N हो गया। फिर आपसे कहा जाए अपवर्तन कोण, तो आप कहोगे सर यहां पर आप कह दो I A C, ये R जो है अपवर्तन कोण है। तो यही चीज लिखना भी है कि आपतन कोण O A N I और अपवर्तन कोण C A I या I A C बराबर कितना है? R। फिर आपको बताना है कि हमने मानकर चला है, कौन कौन से कोण मानकर चला बच्चों, यहां पर बता दे रहे हैं। कोण AOP बराबर हमने माना अल्फा, कोण ACP बराबर माना हमने गामा, ये गामा। फिर हमने कोण माना बच्चों AIC बराबर माना है बीटा। ये सभी कोण हमने माना है। तो ये पूरा थ्योरम में लिखते चलना, क्रम से आपको मैं समझाते भी चल रहा हूं। ये सारे कोण मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब आपको यदि कहा जाए कि स्नेल का नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम, कि भाई जो आपतन कोण होता है, जो आपतन कोण होता है और अपवर्तन कोण होता है, उनके ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, साइन I बटे साइन R। उनमें एक निश्चित अनुपात होता है जिससे हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। किंतु ये माना गया कि यदि लगभग साइन I का मान I के बराबर हो जाए, साइन R का मान लगभग R के बराबर हो जाए, तो म्यू बराबर I बटा R कर दोगे, तो I बराबर म्यू R कर दोगे, एक समीकरण निकल कर आ जाएगा, एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, म्यू बराबर I बराबर म्यू R। ये समीकरण है, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। I बराबर म्यू R, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां तक यदि सब कुछ समझ में आ गया होगा तो आगे भी मजा आने वाला है। ठीक है, तो देखो जरा, मैंने स्नेल के नियम से लगा दिया साइन I बटा साइन R। यदि I और R का मान अत्यंत कम हो, यानी साइन I का मान लगभग I के बराबर हो और साइन R का मान R के बराबर हो, तो साइन I की जगह I लिख देता हूं बच्चों, और साइन R की जगह R, तो I बराबर म्यू R निकल कर आ गया। यहां तक चीजें क्लियर हो? मैंने कहा समीकरण आप लोग दे सकते हैं, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण इसको हमने 1 माना और इसको समीकरण 2 माना। समय लगता है यार, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने में समय लगता है, थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। आप सोचोगे कि 1 मिनट में तो ये इम्पॉसिबल है। अब बच्चों आपको एक बहुत बेहतर चीज यहां पर सीखने को मिलेगा कि मान लीजिए कोई हमारे पास त्रिभुज है, यदि त्रिभुज है और त्रिभुज में एक कोण बहिष्कोण है, जैसे मैं कहता हूं I, यहां पे हमारा अल्फा है और यहां पर हमारा मान लीजिए बीटा है। ठीक है, ये बीटा है। ठीक, यहां पर देखो बीटा ना करके गामा करो, ये गामा करो। हमने कहा O, हमने कहा यहां पे A और हमने कहा C। देखो बच्चों, त्रिभुज का ये नियम है, त्रिभुज का जो नियम है, यानी किसी त्रिभुज के यदि एक भुजा को बढ़ा दें तो जो बाहर कोण बनता है उसे कहते हैं बहिष्कोण। क्या बोलते हैं? बहिष्कोण। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा को बढ़ा दें, कहीं भी बढ़ा दें, तो ये जो कोण बनता है बच्चों, ये कहलाता है बहिष्कोण। क्या कहलाता है? बहिष्कोण। ये बहिष्कोण है। कौन सा कोण है? बहिष्कोण। और जो बहिष्कोण का मान होता है उस सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यदि मैं I बराबर कहूंगा तो कहोगे आप लोग कि सर यहां पर अल्फा है, ये क्या है? अल्फा है, तो अल्फा हो जाएगा, और यहां पे जो आपका गामा है तो गामा हो जाएगा। यदि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं कि भाई अल्फा धन गामा हो गया, ये बहिष्कोण से आया,
आई बराबर अल्फा धन गामा हो गया। ये बहिष्कोण से आया, कहीं दूसरे जगह से नहीं, बहिष्कोण से आ गया। इस त्रिभुज में आप देखो जरा, ओ ए सी में आई का जो मान है इन दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। बहिष्कोण का मान त्रिभुज में सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है, मतलब इसके सामने वाली, इसको बस छोड़ दो, सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। इतना क्लियर है बच्चों। इस वाले कोण को छोड़ेंगे तो ये दो कोण है, इनके योग के बराबर होगा। इतना ही नहीं, ये आई बराबर निकल कर आया है, क्या आई बराबर। अब प्यारे बच्चों एक और त्रिभुज मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ इस प्रकार से त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा। इस प्रकार से है, फिर ये कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पे भुजा बढ़ा दिया जाए, ये आई है, ठीक है, आई है। यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पर बच्चों आर है, यहाँ पे आपका बीटा है, यहाँ पर आपका गामा है। अब देखो जरा, अब इस त्रिभुज में क्या नजर आ रहा बच्चों कि ये बहिष्कोण, त्रिभुज का एक भुजा बढ़ गया तो बहिष्कोण गामा है, जो कि आर प्लस बीटा के बराबर है। तो यहां से मैं आर बराबर कहूं तो गामा माइनस बीटा, बीटा को पक्षांतर कर दूं तो ये मेरा आई का मान आ जाता है बच्चों, और ये मेरा आ जाता है आर का मान आ जाता है। दो चीज क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया कि आई का मान आ गया, चूंकि आई बराबर कितना होता है, आई बराबर कितना होता है बच्चों, म्यू आर होता है, यही तो होता है आई बराबर म्यू आर। किधर गया पेन भाई। अब आई बराबर आपने कहा सर अल्फा प्लस गामा कर दो, और म्यू तो म्यू रहने दो, आर का मान है सर गामा माइनस बीटा कर दो। यही तो कंसेप्ट है। मैंने एक त्रिभुज इसको उठाया, आई बराबर अल्फा धन गामा, जब मैं इस त्रिभुज को उठाया तो इस त्रिभुज का बहिष्कोण ये गामा है, गामा बराबर आर धन बीटा, आर धन बीटा, तो यहां से आर का मान निकल गया, आर है, आर बराबर ये गामा है बच्चों, ये क्या है गामा, गामा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये मुझे प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से चलते हैं, पहले हमने एओसी लिया, एओसी लिया तो हमें आई बराबर मिल गया बच्चों, आई बराबर, इसी प्रकार त्रिभुज हमने ए आई सी ले लिया तो गामा बराबर अल्फा धन बीटा, सॉरी आर धन बीटा, तो आर धन बीटा, तो हम आर का मान निकाल सकते हैं यहां पर गामा माइनस बीटा। यहां तक चले, आगे कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हम समीकरण 2 में मान रख देंगे, अल्फा धन गामा बराबर म्यू गामा माइनस बीटा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हम मान रख ही दिए थे, यहां पर देख सकते हो हमने मान रखा था बच्चों, सेम प्रोसेस है। यहां पर अल्फा प्लस गामा रहने दो, इधर दी गुणा करेंगे तो म्यू गामा हो जाएगा और म्यू बीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, ठीक है। अभी माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस म्यू बीटा, और इधर ये जाकर गामा माइनस में हो जाएगा, म्यू गामा माइनस गामा, ठीक है। अब इसमें से गामा ले लें, अल्फा धन म्यू बीटा रहने दो, गामा यदि गामा ले तो म्यू माइनस 1 और ये गामा हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक पूरा कंप्लीट समझ में आ गया, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा। अब चलिए बच्चों फिर से चलते हैं हम किस पर, उसी डायग्राम पर, क्योंकि बिना डायग्राम के आपको सॉल्व करना कठिन है बच्चों, बिल्कुल कठिन है, ये बिल्कुल कठिन है। अब डायग्राम समझ में तब आएगा बच्चों, है ना, जब आप बेहतर रूप से स्टार्टिंग से देख रहे हैं। मैं आपसे कह दूं कि कोण बराबर क्या होता है, तो कोण बराबर आप कहोगे चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, यही तो है। तो मैं सबसे पहले अल्फा बराबर कहूं, अल्फा का चाप होगा एपी, एपी, त्रिज्या कितना हो जाएगा पीओ, पीओ। इसके बाद बच्चों मैं गामा बराबर कहूं, ये गामा है, इसका चाप भी एपी, त्रिज्या कितना हो गया पीसी, ठीक है। इसके बाद मैं बीटा बराबर कहूं तो बीटा का चाप कितना हो जाएगा, कोण के सामने वाली भुजा चाप होगी तो एपी, इसकी त्रिज्या पी से आई तो पी आई। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है। अब इसको यदि मैं मान रखूंगा बच्चों इस पर, देखो जरा यहाँ पे मैं आपको पूरा विधिवत दिखाता हूं, यहां तक मैंने करा दिया था। अल्फा बराबर एपी बटे पीओ, बीटा बराबर एपी बटा पी आई, गामा बराबर एपी बटा पीसी। अब इस समीकरण 3 में मैं मान रख देता हूं, मान रखने में कोई दिक्कत नहीं है, मान रखने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा सा, अल्फा बराबर कितना है एपी बटा पीओ, यही तो है, प्लस म्यू, बीटा बराबर कितना है एपी बटा पी आई, बराबर म्यू माइनस 1 एपी बटा, ठीक है, पी आई, गामा का मान पीसी, यही तो है, कुछ है नहीं है। एपी हर जगह है, एपी को मार दो गोली, 1 बटा पीओ म्यू बटा पी आई, और बच्चों यहां पर म्यू माइनस 1 बटा पीसी। पीओ क्या है, पीओ क्या है, ओ है वस्तु की दूरी, तो पीओ बराबर हो जाएगा आपका यू,
कितना हो जाएगा माइनस यू, कितना हो जाएगा माइनस यू प्लस म्यू बटे, ये म्यू है और ये यू है, पी आई प्रतिबिंब की दूरी भी हो जाएगा बराबर म्यू माइनस 1 बटा पी सी आर हो जाएगा। यदि मैं इसको ऐसा करूं कि म्यू बटा भी माइनस 1 बटा यू बराबर म्यू माइनस 1 बटा आर, यही अपवर्तन सूत्र है, यही अपवर्तन सूत्र है। लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ये पीओ का मान कहाँ से आ गया, पीआई का मान कहाँ से आ गया, पीसी का मान कहाँ से आ गया। तो इस डायग्राम में आपको एक एक स्टेप में आपको समझा देता हूँ। पीओ जो है वस्तु की दूरी है और ये जो पृष्ठ है इसके बाईं ओर है इसलिए माइनस होगा, ठीक है। पीसी वक्रता त्रिज्या है, दाईं ओर है तो प्लस होगा। पीआई प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी भी दाईं ओर है तो प्लस में होगा। बाईं ओर की दूरी ली जाती है तो माइनस में, इसलिए बच्चों पीओ का मान हमने रखा माइनस यू, पीआई का मान भी, पीसी का मान आर। कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस इसलिए पहले, माइनस इसलिए इसको बाद में, बाकी वही चीज है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इतना ही तो है यार, कुछ भी है नहीं, इसका सब कुछ मैंने यहां पर कंप्लीट समझाया भी है कि समीकरण 3 में मान रख दिया, एपी हर जगह से गायब हो जाएगा बच्चों। पीओ का मान यहां पर माइनस यू, ये माइनस यू है, म्यू नहीं यू बस है, ठीक है। क्या है यू, तो ये आपका यू है। यू और म्यू में अंतर होता है ना, ये म्यू है, ये म्यू है, लेकिन ये यू है, ठीक है, ये म्यू है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से आप कहोगे म्यू बटा ये यू है ना, और ये म्यू है, ठीक। तो कंफ्यूज मत होना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो म्यू और यू में थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए कि सर ये तो आपने म्यू ही म्यू कराया, यू कहाँ से आ गया मुझे समझ में नहीं आया। तो ये पता होना चाहिए बच्चों, ओके। तो क्लियर है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें। इसके अगले लेक्चर में हम अपतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन करा देंगे बच्चों, ओके। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि हाँ नोट्स लेना है तो हैंड रिटेन नोट्स के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना है 9685 29 91 49। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।